दोस्तों, राजा भरतसेन के दोनों पुत्र अमरसेन और समरसेन जुड़वा पैदा हुए थे। मां के गर्भ से उनमें से कौन पहले आया था यह न राजा को पता था न ही रानी को। जिस दाई की मौजूदगी में रानी को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, संयोगवश राजकुमारों के जन्म के तीसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई और यह भेद ही रह गया कि अमरसेन और समरसेन में से कौन बड़ा राजकुमार है। राजा भरतसेन बहुत वृद्ध हो गए थे और वह चाहते थे कि दोनों में से किसी एक को राज सिंहासन सौंपकर रानी सहित तीर्थाटन के लिए निकल जाए। दोनों राजकुमारों में आपस में बहुत प्यार था, इसलिए दोनों ही यह चाहते थे कि राजा दूसरा भाई बन जाए। लेकिन राजा भरतसेन को तो किसी एक पक्ष में निर्णय करना था और वह समझ नहीं पा रहे थे कि किसे राजा बनाएं। राजा का मंत्री चतुरसेन बहुत ही चतुर व्यक्ति था। राजा ने अपनी समस्या चतुरसेन के सामने रखी और बोले, दोनों ही राजकुमार समान रूप से गुणी हैं, एक समान दुर्जेय योद्धा हैं। तलवारबाजी, भाला फेंकने, तीर चलाने में कौन ज्यादा निपुण है यह कहना बहुत मुश्किल है। मल्ल युद्ध में भी दोनों एक समान पराक्रमी हैं। मैं दोनों में से किसी भी पुत्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि अधिक योग्य पुत्र राज्य से वंचित हो जाए। अब आप ही बताएं महामंत्री, हम किस पुत्र का राज्याभिषेक करें? महामंत्री चतुरसेन सोच में पड़ गए और कुछ देर विचार करने के बाद बोले, इसका मतलब है हम यदि दोनों राजकुमारों की परीक्षा लें तो भी यह जानना मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन अधिक गुणी है। हाँ, और दोनों ही मेरे अपने पुत्र हैं, मुझे समान रूप से प्यारे हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। आप महामंत्री हैं, मेरी सारी समस्याएं आप ही सुलझाते हैं, अब यह समस्या भी आप ही सुलझाइए। राजा भरतसेन ने कहा। महामंत्री चतुरसेन ने बहुत सोच विचार किया, किंतु वह भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो बोले, महाराज, मुझे सोच विचार के लिए एक दिन की छुट्टी दीजिए। कल मैं राज दरबार में नहीं आऊंगा, परसों मैं इस विषय में जरूर कुछ कह सकूंगा। राजा भरतसेन ने महामंत्री को छुट्टी दे दी। वो ठेठ सर्दियों के दिन थे। राज्य में अक्सर बर्फबारी भी हुआ करती थी। उस शाम काफी ठंड हो चुकी थी जब महामंत्री चतुरसेन अपने घर पहुंचे। अपने घर पहुंच महामंत्री बेचैनी से चहलकदमी करने लगे। उन्हें बार-बार इधर से उधर चक्कर काटता देख उनकी पत्नी ने अपनी युवा पुत्री गुणवती से कहा, बेटी, तेरे पिताजी बड़े परेशान दिख रहे हैं, उनसे पूछ तो सही क्या परेशानी है। गुणवती पिता के निकट आई और पूछा, पिताजी, आप किस बात से परेशान हैं? पिताजी बोले, हाँ बेटी, परेशानी का सारा कारण अपनी पुत्री को बताया, बस इतनी सी बात से आप परेशान हैं। गुणवती हंसी। इस समस्या का हल तो मैं आपको बता दूं। सच? चतुरसेन का चेहरा खिल गया। तो जल्दी से बता ना बेटी, गुणवती ने बताया और उसका बताया उपाय चतुरसेन को पसंद भी आया। अगले दिन राज दरबार में चतुरसेन ने राजा भरतसेन से कहा, महाराज, दोनों में से राजकाज के दृष्टिकोण से कौन अधिक योग्य रहेगा जानने के लिए दोनों राजकुमारों की एक-एक परीक्षा लेनी होगी और इसके लिए आपको 3 दिन के लिए दोनों राजकुमारों को मेरे घर भेजना होगा। मैं दोनों को
अलग अलग कमरे में ठहराऊंगा। आप दोनों को समझा दीजिए कि 3 दिन उन्हें राजकाज सीखने के लिए मेरे यहाँ रहना होगा और वहां मैं जो कहूंगा वही करना होगा। राजा चतुरसेन ने दोनों पुत्रों को बुलाया और वैसा ही कहा जैसा महामंत्री चतुरसेन ने कहा था। दोनों राजकुमार पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। वह पिता की आज्ञा अनुसार महामंत्री चतुरसेन के घर जा पहुंच गए। महामंत्री चतुरसेन ने दोनों राजकुमारों के लिए कमरे पहले ही तैयार करवा दिए थे। चतुरसेन के यहाँ 2 नौकर थे, रामू और हरिया। चतुरसेन ने रामू से कहा कि वह अमरसेन को उसके कमरे में ले जाए और हरिया को आदेश दिया वह समरसेन को उसके कमरे में ले जाए। दोनों नौकर दोनों राजकुमारों को उनके कमरों में ले गए। अपने कमरे में पहुंचकर अमरसेन ने देखा कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और उसका बिस्तर एक दीवार के साथ जमीन पर लगा था। बिस्तर पर लेटकर अमरसेन ने रामू से कहा, भाई अगर कष्ट न हो तो एक सुराही में स्वच्छ जल, एक गिलास और हाथ से हवा झलने वाला एक पंखा ला दीजिए। अभी लाया, कहकर रामू पलट गया। लेकिन जब समरसेन हरिया के साथ अपने कमरे में गया, यही सब देख आग बबूला हो उठा। यह क्या, जमीन पर बिस्तर, यह क्या हिमाकत है। मैं हमेशा शाही पलंग पर सुगंधित बिस्तर पर सोने वाला राजकुमार समरसेन जमीन पर सोएगा। महामंत्री ने यह सोच भी कैसे लिया। अगले ही क्षण म्यान से तलवार निकाल हवा में लहराते हुए समरसेन कमरे से बाहर निकला और चिल्लाया, महामंत्री। चतुरसेन तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ दौड़ा दौड़ा सामने आया तो चिल्लाकर समरसेन दहाड़ा, मेरा बिस्तर जमीन पर लगवाने की तुमने हिम्मत कैसे की। क्षमा करें युवराज। चतुरसेन बोला, मैंने वही किया है जिसकी मुझे आज्ञा थी। किसकी आज्ञा से तुमने हमारा बिस्तर जमीन पर लगवाया? बुलाओ उसे, हम अभी उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। समरसेन गरज उठा, क्षमा करें युवराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको याद नहीं कि आपके पिता ने राजकाज में निपुणता पाने के लिए मेरे यहाँ भेजा? क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि आप मेरी हर आज्ञा का पालन करें? चतुरसेन ने कहा। समरसेन ठंडा पड़ गया और धीमे स्वर में बोला, लेकिन मैं जमीन पर बिछे बिस्तर पर सो नहीं सकता, आराम भी नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ देर रुकिए, मैं पता करता हूं कि आपकी सुविधा के लिए क्या किया जा सकता है। चतुरसेन बोला। शोर सुनकर राजकुमार अमरसेन भी अपने कमरे से बाहर आ गया। भाई, 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन के लिए जमीन पर बिछे बिस्तर पर ही सो लो। सोच लो कि हमारे पिता ने, हमारे महाराज ने हमें किसी युद्ध में लड़ने के लिए भेजा और हमें किसी जंगल अथवा मैदानी क्षेत्र में रात गुजारनी। तब हमें जमीन पर ही सोना पड़ेगा और शायद तब हमें बिस्तर भी न मिले। तब की तब देखेंगे भाई, यहाँ मुझे आराम करने के लिए आरामदेह पलंग चाहिए। समरसेन चिल्लाया। ठीक है, आपके लिए आपके कमरे में शाही पलंग जैसे ही एक पलंग का प्रबंध किया जा रहा है। तभी महामंत्री चतुरसेन वहां आते हुए बोले। फिर वह अमरसेन की ओर मुड़ा, क्या आपके लिए भी शाही पलंग का इंतजाम किया जाए युवराज? नहीं, मुझे जमीन पर सोने में भी कोई असुविधा नहीं है, अमरसेन ने कहा। उस रोज जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो रामू और हरिया सनील के शानदार लाल कपड़े से ढकी एक मिट्टी की थाली लेकर अमरसेन और समरसेन के कमरों में पहुंचे। समरसेन ने जैसे ही कपड़ा हटाया, मिट्टी की थाली में केला, अमरूद, सेब, नाशपाती, पपीता आदि फल देखकर उबल पड़ा। यह सब क्या है?
यह मेरे भोजन का समय है। दाल चावल, हलवा, पूरी, दही और खीर का प्रबंध करो। हरिया मिट्टी की थाली और उसमें रखे फल लेकर वापस पलट गया। थोड़ी देर बाद वह समरसेन द्वारा मांगे गए सभी पकवान लेकर आ गया। उसी समय महामंत्री चतुरसेन अमरसेन के कमरे में आकर पूछा, युवराज, आप यह फलाहार खा लेंगे या आपके लिए कोई और प्रबंध किया जाए? नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हमारी माँ जब भी उपवास करती हैं, फलाहार ही लेती हैं। आज मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ कि दिन भर फलों का सेवन करके रहने से कैसा लगता है, अमरसेन ने कहा। और फिर शिकार अथवा युद्ध के दौरान हम किसी निर्जन स्थान में फंस जाएं और खाने के लिए हमारे पास कुछ न हो, तब भी तो हमें पेड़ों के पत्ते या फल खाकर जीवित रहेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बर्फबारी होने लगी और राज्य में ठंड बहुत बढ़ गई। ऐसे में अचानक रामू अमरसेन के कमरे में आया और एक मोटा कंबल उसे देते हुए बोला, आपके लिए महामंत्री का आदेश है। आप घर से बाहर निकलकर पश्चिम दिशा में 2 कोस तक घूम कर आए। अमरसेन बाहर निकला। अभी वो 2-3 फरलांग ही आगे बढ़ा था कि उसे एक पेड़ के नीचे जमीन पर गंदे से कपड़ों में चेहरे पर बाल बिखराए एक युवती लेटी हुई दिखाई दी। वह ठंड से थर-थर कांप रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, कोई मुझे एक कंबल दे दो। बिखरे हुए बालों और मुंह पर लगी मिट्टी की वजह से उस युवती का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। राजकुमार अमरसेन को उस लड़की से घिन्न नहीं हुई, बल्कि बहुत तरस आया। उसने बहुत ठंड के बावजूद अपना कंबल उतारकर उस युवती के बदन पर ढक दिया और बोला, अभी तुम इससे काम चलाओ। दिन में तुम राजा के दरबार में पहुंचना और महाराज से मदद मांगना। उनसे कहना तुम्हें अमरसेन ने भेजा है। राजकुमार अमरसेन के बाहर निकलने के 1 घंटे बाद हरिया समरसेन के कमरे में पहुंचा और उसे एक कंबल देकर बोला, आपके लिए महामंत्री का आदेश है। आप घर से बाहर निकल पूरब दिशा में 2 कोस तक घूम कर आए। पागल हुआ है? समरसेन हरिया पर कुपित होकर बोला, यह ठंड का मौसम कोई घूमने का है? सोने दे मुझे। हरिया ने महामंत्री को बताया तो वह स्वयं समरसेन के कमरे में आए और कर्कश स्वर में बोले, युवराज, राजा महाराजा हर मौसम में प्रजा का हाल जानने के लिए घूमने निकलते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरा आदेश मानकर घूमने निकलना चाहिए? याद रहे, महाराज ने, आपके पिता ने आपको और आपके भाई को राजकाज के ढंग सिखाने के लिए मेरे यहाँ भेजा है। महामंत्री चतुरसेन के बार-बार समझाने पर समरसेन भी कंबल ओढ़कर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद उसे भी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक फटे हाल कीचड़ में मुख साने बाल चेहरे पर बिखराए एक युवती दिखाई दी, जो ठंड के कारण थर-थर कांप रही थी और बड़बड़ा रही थी, कोई मुझे एक कंबल दे दो। समरसेन ने उस युवती को एक ठोकर मारी और गुर्राया, ठंड में मरने के लिए यहाँ क्यों पड़ी है, कहीं और जाकर मर। फिर वह आगे बढ़ गया। फिर एक दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन महामंत्री चतुरसेन समरसेन के कक्ष में आए और उसे उठाकर बोले, युवराज, आज एक बहुत मुश्किल काम तुम्हें करना है। मुझे मालूम है तुम वो काम करना नहीं चाहोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें करना ही होगा। इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखकर मेरे साथ चलो। समरसेन महामंत्री चतुरसेन के साथ कुछ दूर स्थित एक मैदान में गया, जहां एक नीम का पेड़ था। उससे ही 100 गज की दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे
थोड़ी मात्रा में मकान बनाने की सामग्री पड़ी थी। रेता भी था, रोड़ी भी थी, बजरी भी थी और 100 से अधिक ईंटें भी थी। वहां एक फावड़ा और एक तसला भी रखा था। महामंत्री चतुरसेन ने नीम के पेड़ के नीचे रखे सामान की तरफ संकेत करते हुए समरसेन से कठोर स्वर में कहा, ये सारा सामान तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे तक पहुंचाना है और अब की बार तुम कुछ नहीं कहोगे कि तुम एक राजकुमार हो, यह काम नहीं करोगे आदि आदि। राजकुमार समरसेन का मन तो नहीं था, पर अनमने मन से वह यह काम करने लगा। पहले उसने फावड़े से रेता, रोड़ी और बजरी तसले में भरकर पीपल के पेड़ के नीचे तक पहुंचाया, किंतु ऐसा करते हुए उसने यहाँ जरा भी ध्यान नहीं दिया कि हर सामान की थोड़ी थोड़ी दूर अलग अलग ढेरियां बनाई। बाद में ईंटें तो पेड़ के निकट पहुंच दूर से ही पीपल के नीचे फेंकता रहा, जिसके कारण काफी ईंटें टूट भी गई। यही काम जब कुछ घंटे बाद राजकुमार अमरसेन को दिया गया तो उसने रेता, रोड़ी, बजरी को करीने से अलग अलग ध्यान बनाई और ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर कुछ ही लाइनों में थोड़ी जगह में खड़ी कर दी। इसके बाद महामंत्री चतुरसेन ने दोनों राजकुमारों की कोई परीक्षा नहीं ली और उन्हें ससम्मान अनेक उपहार देकर विदा किया। समरसेन तो अपने उपहार लेकर तत्काल अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया, लेकिन अमरसेन वहीं खड़ा रहा। यह देख चतुरसेन ने पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं युवराज? हाँ, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मेरा अनुमान है आपने राजकाज सिखाने के बहाने आपने हमारी यह जो परीक्षा ली है उसके पीछे उसी का दिमाग है। जब हम यहाँ आए तो समरसेन ने जमीन पर बिछे बिस्तर पर सोने के लिए मना कर दिया था। तब आप किसी से कुछ पूछने गए थे और मैं जानता हूं वह आपकी पुत्री ही थी जिससे आप कुछ पूछने गए थे, क्योंकि आप और आपकी पत्नी तो तब हमारे सामने ही थे। सही कहते हो युवराज, और ठंड में ठिठुरती जिस गंदी सी लड़की को आपने अपना कंबल दिया था वह भी मेरी पुत्री गुणवती ही थी। चतुरसेन ने बताया तो अमरसेन हतप्रभ रह गया। छी, इतनी गंदी? वह बोला। चतुरसेन हंसने लगा और बोला, अब आप राजमहल में पहुंचिए युवराज। जल्दी ही मैं अपनी पुत्री के लिए आपका हाथ मांगने आऊंगा। और फिर महामंत्री चतुरसेन ने जब राजा भरतसेन को दोनों राजकुमारों की अनोखी परीक्षा के बारे में बताया और कहा, अमरसेन हर अवस्था में रह सकता है, उसे गरीब प्रजा पर दया आती है और वह हर कार्य साफ सुथरे ढंग से दिल लगाकर करता है। सारी बातें सुनकर राजा भरतसेन को यह समझते देर न लगी कि किस युवराज को भविष्य में राजा बनाना है, लेकिन पहले दोनों राजकुमारों का विवाह आवश्यक था। इसलिए राजा भरतसेन ने समरसेन के लिए भी राज्य की एक सुंदर सुशील कन्या पसंद की और दोनों राजकुमारों का एक ही मंडप में विवाह संपन्न करवाया। अमरसेन ने जब पहली बार गुणवती का चेहरा देखा, देखता रह गया और बोला, गंदी लड़की, मुझे नहीं पता था तुम इतनी सुंदर हो। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।